राघव अपने खेतों में घूम रहा है। आज उसका मन बहुत उदास है। वह किसी बात को लेकर परेशान है। तभी उसका मोबाइल पर रिंग होती है। अनुराधा नाम से कॉल आ रही है। तो वह सोच रहा है कि फ़ोन उठाए कि नहीं। फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करता है। क्यों, शादी फिक्स हुई कि नहीं? अनुराधा ने खुश होते हुए फ़ोन के दूसरी तरफ से पूछा। तो राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप सा रहा। अरे भाई, चुप क्यों हो गए? कम से कम लड़की का नाम तो बता दो। अनुराधा ने फिर मजाक करते हुए आगे पूछा और जवाब का बड़े उत्सुकता से इंतजार करने लगी। अनुराधा, बाद में बातें करें, अभी मैं कुछ काम में बिजी हूँ। राघव ने लगभग गुस्साते हुए अनुराधा से कहा और बिना अनुराधा के बात सुने ही फोन कट कर दिया। अनुराधा को थोड़ा अजीब सा लगा। एक तो राघव आज गुस्से में था और ऊपर से आज सीधा अनु से अनुराधा बोल रहा था। वह तो उसे हमेशा अनु कहकर ही बुलाता है, पर वह अपने खुश मिजाज स्वभाव के चलते राघव के रूखे बर्ताव पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने क्लास पे ध्यान देने लगी, क्योंकि उसने क्लास के बेंच के नीचे छुपकर राघव को कॉल किया था। राघव उखड़ा सा निराश खेत के मैट पे बैठा लहरा रही गेहूं और सरसों की फसल को देख रहा है। वह इस समय बहुत गुस्से में है। उसका सिर भी भारी है और साथ ही उसे बुरा भी लग रहा है कि उसने अनुराधा से ठीक तरह से बात नहीं की। आखिर क्या कमी है मुझ में? क्यों हर बार मुझे किसी न किसी बात पे नकार दिया जाता है? जानता हूँ उतना अमीर नहीं हूँ, पर इतना गरीब भी नहीं हूँ। 2 वक्त की ईमानदारी की रोटी तो खिला ही सकता हूँ। राघव अपने आप में बड़बड़ाते हुए कह रहा है। इस वक्त उसे अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आ रही है। उसका दिल भर आया और फिर वह अपने आप में ही रोने लगता है। मैया, तुम कहाँ हो? देख, तेरे बेटे को कैसे लोग नकार देते हैं। कोई पसंद नहीं करता है। कोई अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करना चाहता है। मैया, तुम ही बताओ, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? राघव भावुक होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जैसे उसकी स्वर्गवासी माँ उसे ही देख रही हो। जब तक राघव का मन शांत नहीं हो पाया, तब तक वह रोता ही रहा। अकेलापन और जमाने के ताने उसे धिक्कारते हैं। उसे उसकी पहचान कराते हैं कि बिन माँ बाप के औलाद का जीवन इतना भी आसान कहाँ होता है। अगर ये दुनिया बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना लेती, तो फिर कहाँ किसे अपनी कमी, अपनी स्थिति, अपनी बदनसीबी का एहसास होता। राघव की शादी नहीं हो रही है। उसकी उम्र 30 से ऊपर हो चली है। वह एक साधारण सा आदमी है जो दिल्ली जैसे शहर में एक कंपनी में काम करता है। ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं है, लेकिन अपनी सूझबूझ और कार्यकुशलता से उसने छोटा सा गांव में एक घर जरूर है। उसकी परवरिश उसकी मौसी ने की है, जिसे राघव किसी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से कम नहीं मानता है। नहीं तो 5 साल की उम्र में अनाथ हो जाना किसी बच्चे के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती है। मौसी जी ने उसे अपने घर पे जगह दी है, उसको पढ़ाया लिखाया। ये बात अलग है कि घर के ढेरों काम भी कराए और खाने में गाली गलौच मार भी खिलाए हैं। जब मुसीबतों के गाज गिरते हैं तो इंसान सहन करना और समझना सीख ही जाता है, जो राघव कम उम्र में ही सीख चुका था। इसीलिए बिना किसी शिकायत गिला के वह अपने हिस्से की पीड़ा मानते हुए चलता गया और जब बड़ा हुआ तो अपने फैसले पे जीने लगा। अब वह अपने ही गांव में, अपने जन्म स्थान में, अपने बनाए घर में अकेला रहता है, जहां वह एहसान की नहीं बल्कि मेहनत की रोटी खाता है और दिल्ली शहर में काम करता है। जब भी शादी की बात चलती है तो गांव आ जाता है। लोग उसे देखते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, पर उसे निराशा ही हाथ लगती है। कोई कहता है कि लड़के का रंग बराबर नहीं है, तो कोई कहता है घर पे कोई गार्जियन नहीं है। जब शादी करना ही नहीं तो फिर उसे
दिल्ली से बुलाते ही क्यों है? जब उसका अपमान ही करना है तो उसे देखने ही क्यों आते हैं? ऐसे कई सवाल लिए राघव खेतों से अपने घर की ओर लौट रहा था। वह सोच रहा है कि जब वह छोटा था तो इन्हीं मिट्टी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी मैया के साथ आता जाता था। समय की धारा ऐसे बही कि एक साथ उसके जीवन से कितना कुछ बहा कर ले गई और उसे अकेला इस संसार में लड़ने के लिए छोड़ दिया। तभी फिर अनुराधा का फोन आने लगा तो उसका ध्यान टूटता है। सॉरी अनु, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। अनुराधा दिल्ली में बस स्टॉप के पास खड़ी बस आने का इंतजार कर रही है। अरे यार तुम भी ना, तुम्हें तो पता है ना मेरा दिल किसी की बातों से तो बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। अनुराधा ने तुरंत अपने बिंदास मिजाज से जवाब दिया और फिर हंस पड़ती है तो मुस्कान की लकीर राघव के चेहरे पर भी बिखर जाती है। तुम तो कमाल ही हो, इसमें कोई शक नहीं है, राघव ने होले से मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मैं हूँ ही, अनुराधा ने इतराते हुए फोन पे कहा तो राघव फिर हंस पड़ा। जहाँ अभी वह दुखी था अब वही अनुराधा का फोन आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। अच्छा ये सब छोड़ो, शादी का क्या हुआ? लड़की वड़की पसंद आई कि नहीं? अनुराधा ने आगे की उत्सुकता से पूछा तो राघव फिर चुप हो गया। राघव क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए हो? अनुराधा ने तुरंत आगे चिंतित होते हुए पूछा तो राघव सोच रहा है कि क्या कहे अनुराधा से, क्या बताए कि कमी तो मुझ में ही है, मैं नहीं बल्कि लोग ही मुझे नापसंद कर देते हैं। राघव देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज बताओ क्या बात है? अनुराधा ने फिर झंझनाते हुए आगे पूछा। जब राघव की प्रतिक्रिया नहीं मिली तो राघव की आंख भर आई थी। वह चलते चलते खेत के मेड़ पर बेढाल सा बैठ गया। तुम्हें पता तो है ना यार, हर बार जो होता है वही हुआ, राघव ने दुखी मन से धीरे से फोन पे कहा। तो अनुराधा समझ गई कि राघव को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया होगा। वो सब बेवकूफ है राघव, जिन्हें हीरे की फर्क करना नहीं आता है। तुम बहुत अच्छे हो राघव, किसी के नकारने से तुम्हारा कद छोटा नहीं हो जाता है। अनुराधा ने राघव को समझाते हुए आगे कहा तो राघव बह आए आंसुओं को पोंछता है। जानता हूँ लेकिन कब तक अनु, अब मुझसे अकेला और नहीं चला जाता है। कोई तो हो जिसे मेरी परवाह हो, मेरे लिए राह तकता हो, मुझसे प्यार करता हो। राघव भावुक होते हुए आगे फोन पे कहता है तो अनुराधा की भी आंख भर आती है उसकी पीड़ा सुनकर। ऊपर वाले ने ऐसी ही लड़की तुम्हारे लिए बनाकर भेजी है जो तुमसे बहुत प्यार करेगी, और देखना एक दिन जरूर मिल जाएगी राघव। तो अनुराधा उसे दिलासा देते हुए आगे कहा तो राघव ने गहरी सांस ली और फिर खुद को सामान्य करने की कोशिश करता है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहेगा। तुम बताओ कि कैसी हो तुम, और तुम्हारे मम्मी की तबीयत ठीक हुई कि नहीं? राघव ने सामान्य भाव से उससे आगे पूछता है तो अनुराधा ने भी अपने बह आए आंसू को पोंछती है और खुद को ठीक करती है। हाँ अभी मम्मी ठीक है और मैं भी, अनुराधा ने सामान्य भाव से जवाब में कहा तो तभी उसकी बस आ गई। वह जल्दबाजी में राघव से कहा, बस आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर वह बस पकड़ने को भागती है तो दूसरी तरफ से फोन पे राघव ने उससे कहता है हाँ ठीक है, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। राघव को अब अच्छा महसूस हो रहा है। दिल की बात किसी से साझा कर लेने से मन कितना हल्का हो जाता है ना। राघव मन ही मन सोचता है अगर अनुराधा उसके जीवन में ना होती तो वह किससे अपनी मन की बात कह पाता, कौन उसे सुनता, कौन उसे समझाता, दिलासा देता। भले अनुराधा की उम्र राघव से कम है, वह उसके गांव शहर से भी नहीं है, फिर भी अनुराधा उसके लिए बेहद खास है। वो सबसे अच्छी दोस्त है जो उसे समझती ही नहीं बल्कि वह उसकी इज्जत भी करती है। अनुराधा दिल्ली में अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहती है। वह कानपुर से हैं। जिस चोल में अनुराधा का परिवार रहता है उसी चोल में राघव भी रहने को आया था। दिल्ली के शुरुआती साल वह कई लोगों के साथ रहता था, फिर वह कुछ साल बाद उसने अकेले रहने का फैसला किया और अलग से किराए पे रूम लिया जो अनुराधा के चोल के ठीक सामने था। फिर वहीं से दोनों में दोस्ती शुरू हुई।
और इस तरह से दोस्त बन गए कि एक दूसरे से अपनी सारी बात साझा करने लगे। दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में भी दोनों के पास पर्याप्त समय होता था एक दूसरे से बातें करने के लिए। राघव अपने घर आ गया है। कमरे की दीवार पे ही मैया की तस्वीर लगी हुई है। राघव कुछ देर तक अपनी मैया की तस्वीर को देखता रहा, शायद उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। तभी अनुराधा का मोबाइल पे मैसेज आया कि तुम दिल्ली जल्दी आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है जो फोन पे नहीं हो सकती है। राघव मैसेज पढ़ते ही चिंतित हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अनुराधा फोन पे नहीं बता सकती। उसने तुरंत अनुराधा को फोन लगाया, लेकिन अनुराधा का फोन बंद आने लगता है। अब राघव को और भी चिंता होने लगी कि उसका फोन बंद क्यों हो गया है। वह परेशान होने लगता है। अभी तो बात हुई थी उससे, तब तो कुछ नहीं कहा सुना उसने। आखिर अचानक से हुआ क्या होगा उसके साथ? वह ठीक तो होगी ना? राघव घबराते हुए अपने आप से कह रहा है। उसे उसकी फिक्र हो रही है। कपिल यार, तुझसे एक अर्जेंट काम था। राघव ने फोन पे अपने एक मित्र से कहा। बोल भाई, ऐसी भी क्या आफत आ गई, सब ठीक तो है ना? कपिल ने बाइक रोकते हुए आश्चर्य से फोन पे पूछा। मेरा सब ठीक है, तू अनुराधा के बारे में पता करके बताना, उसके घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं? राघव ने आगे फोन पे उससे कहा तो कपिल का माथा चढ़ जाता है। साले, तू उस लड़की, पागल लड़की का पीछा नहीं छोड़ने वाला है क्या? कपिल ने आगे भुनकते हुए उससे फोन पे कहा। अबे लेक्चर बाद में दे लेना, पहले पता करके तो बता। मुझे लगता है कि उसके बेवड़े बाप ने फिर कोई हंगामा किया होगा। तो राघव डांटते हुए उससे फोन पे कहा। तो कपिल आश्चर्य से अपने सिर के बाल खुजलाने लगता है। ठीक है, देखता हूँ, पर अभी नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, शाम को पता करके बताता हूँ। कपिल आगे बेमन से फोन पे जवाब दिया तो राघव को थोड़ा तसल्ली होती है और वह चैन की सांस लेता है। भाई, थोड़ा जल्दी बताना, नहीं तो तू जानता है ना मुझे। राघव आगे उससे फोन पे कहा तो कपिल को गुस्सा आने लगता है। एक बार बोल दिया ना, अब बोलो तो गंगा का पानी लेकर कसम खा ले। जा ही रहे हैं, देख लेते हैं तुम्हारी महबूबा को, ठीक है? कपिल ने आगे चिड़चिड़ाते हुए उससे फोन पे कहा तो वह मुस्कुरा देता है। तो फिर कपिल बिना राघव की बातें बिना सुने ही कॉल कट कर देता है और राघव फोन पे हेलो हेलो करता रह जाता है। फिर वह अपने आप में बड़बड़ाता है कि ये लड़की कभी समझ में नहीं आती है कि इसकी समस्या क्या है। जल्दी आने को तो कह दिया है, पर समस्या क्या है वो पता नहीं है। राघव बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह सोचते विचारते हुए घर की दीवारों को देख रहा है। जब दिल्ली से निकला तो ढेरों उम्मीदों के साथ था कि चलो इस बार उसके जीवन की संगनी मिल ही जाएगी, फिर उसका जीवन भी खुशियों से आबाद हो जाएगा। उसका एक परिवार हो जाएगा, कोई अपना होगा जिसके बारे में वह सोच सकेगा, उसे कोई प्यार करेगा। लेकिन कुछ लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। पता नहीं कहाँ है मेरी जीवन संगनी, पता नहीं मेरे जीवन में क्या लिखा है। शायद बीच समुंदर में भटकना ही लिखा है। लाला ओ लाला, का कर रहे हो? मुंह बोली दादी घर के अंदर आते हुए कहती है तो वह हड़बड़ा जाता है, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। आओ दादी अम्मा, अंदर आओ। राघव बिस्तर छोड़ते हुए दादी अम्मा से कहता है तो दादी घर के आंगन में आ चुकी है। सुना है तुम कल जा रहे हो, दादी ने अपनी आंखों पे जोर देते हुए कहती है और फिर वो जमीन पे बैठने लगती है। तो राघव दादी को पकड़ लेता है और उन्हें खाट पे बिठाता है। जाना तो पड़ेगा ना दादी, और कितना दिन रुकेंगे? राघव दादी के पैर के नीचे बैठते हुए दुखी मन से कहता है तो दादी की आंख भर आती है। उन्हें दुख होता है, कुछ दिन और रुक जाते, फिर पता नहीं कब आओगे।
दादी बूढ़ी आंखों से उसे देखते हुए कहती हैं, तो वह सिर नीचे किए दादी का पैर दबाता रहता है। खाना पीना खाए जाए करो, बहुत कमजोर दिखते हो, पेट तो पूरा चिपक ही गया है। दादी आगे राघव के सिर के बाल को सहलाते हुए कहती है और फिर वो जल्दी से बह आए अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछ लेती है। राघव की आंख में भी आंसू भर आते हैं। उसे भी दुख हो रहा है, लेकिन वह दादी का दुखी चेहरा नहीं देखना चाहता। उससे देखा नहीं जाएगा, इसीलिए वह सर नीचे किए दादी की हिदायतों को सुनता रहा। दादी फिर काफ़ी समय उससे बातें करती रही। उनमें उम्र के आखिरी पड़ाव की घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। एक तरफ जहां उन्हें राघव की शादी तय न होने का मलाल था, तो वहीं दूसरी तरफ ये चिंता भी थी कि कहीं उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस बेचारे अनाथ को कौन पूछेगा। राघव और दादी का रिश्ता भले खून का ना हो, लेकिन इंसानियत का तो जरूर है। एक वही तो है जो गैर होकर भी राघव को अपना मानती है, उसकी खबर रखती है। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि उनकी आंखें बंद होने से पहले राघव की शादी हो जाए, तो फिर उन्हें किसी बात का दुख नहीं होगा। दादी के जोर देने पर ही तो राघव हर बार दिल्ली से अपने गांव आ जाता है, नहीं तो वह कहाँ आता है और शायद शादी करने को तैयार भी नहीं होता। राघव घंटों दादी की गोद में सर रखे हुए बैठा रहा। दादी राघव को प्यार से पुचकारती सहलाती बातें करती रही। रात हो चुकी है, आसमान में सितारे चमक रहे हैं और बीच में पूरा चांद चमचमा रहा है। दादी अपने घर चली गई है। राघव के घर से 2 घर छोड़कर ही दादी का घर है। राघव ने दादी को कुछ रुपए दिए हैं, वो नहीं ले रही थी। फिर राघव ने जबरदस्ती की तो तब जाकर उन्होंने पैसे ले लिए। राघव समझता है कि इंसानी ज़रूरतों और उनकी इच्छाओं को दादी के जाने के बाद उसका घर फिर खाली हो गया। उसे दुख लग रहा है। बैग पैक करते समय उसे थोड़ी घबराहट सी हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जहाँ 2 पैसे मिलते हैं, मंदिर भी तो वही होता है। अब किस्मत में जो लिखा है वही सही, राघव मन ही मन सोच रहा है। कभी कपिल का फोन आता है। हेलो कपिल बोल, गया था तू? क्या हुआ उसे? राघव फोन उठाते हुए उससे फोन पे पूछता है, तो मारे घबराहट से उसकी सांस भारी हो रही है। राघव कुछ ठीक से माजरा पता नहीं चला है, पर सुनने में आया है कि अनुराधा के घर पे झगड़ा वगैरह खूब हुआ है। कपिल बाजार में चलते हुए फोन के दूसरी तरफ से कहता है, वह बाजार के बीच में है तो इसीलिए लोगों का शोर फोन पे सुनाई दे रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, साला उसका बेबड़ा बाप ने फिर मारपीट किया होगा। तो राघव गुस्साते हुए फोन पे कपिल से कहता है, राघव तो इन सब में मत पड़, देख दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ, तो पहले भी काफ़ी कुछ सह चुका है उन लोगों की वजह से। तो कपिल आगे फ़ोन पे उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है कपिल भाई, मैं कल आ रहा हूँ। तो राघव बात को पलटते हुए फ़ोन पे उससे कहता है और फिर बैग पैक करने लगता है। इतना जल्दी क्यों आ रहा है? मेरा मतलब थोड़ा और रुक ले, कपिल ने आगे उससे फ़ोन पे कहता है। तो राघव को गुस्सा आ जाता है। किसके लिए रुक जाऊं यार, कौन पूछता है मुझे? एक अनाथ का जीवन कैसा होता है ना, तो कभी नहीं समझ सकता है। तो राघव क्रोधित होते हुए फ़ोन पे उससे कहता है। उसके मन में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन फिर वह स्वयं को संभालता है और फिर कपिल को फ़ोन पे बाद में बात करने को कहकर
कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मोबाइल स्क्रीन पे अनुराधा का नंबर दिखा तो उसे अनुराधा के पिता पे गुस्सा आ रहा था और अनुराधा पे दया आ रही थी। राघव से रहा नहीं गया तो वह फिर एक बार अनुराधा को फ़ोन करने लगा, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो वह अपने गुस्से को शांत करते हुए मोबाइल को बिस्तर पर फेंक देता है और फिर बैग की पैकिंग करने लगता है। एक वक्त था जब वह एकदम से अकेला, परेशान था। हालांकि परेशानी तो उसे अब भी है, लेकिन वो समय कुछ और ही था। जहाँ अजनबी शहर था, वही अजनबी अनजाने से लोग थे। तब राघव को जीवन के प्रति इतनी समझ नहीं थी। उसे तो सिर्फ पैसा कमाना था, अपने पैर जमाने थे। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में सफलता इतनी आसानी से कदम कहाँ चूमती है। पहले तो जी जान लगाकर मेहनत करना होता है, कई बार असफल भी होना पड़ता है, और जो अंत तक डटा रहता है उसे ही कामयाबी मिलती है। लेकिन राघव के बस में ये सब कहाँ था। 2 दिन में ही उसके सारे सपने टूट गए। जब सीमेंट की कंपनी में बोझ उठाकर रखना हुआ, तब उसे समझ में आया कि असल जीवन क्या है। बाकी जो फिल्मों और कहानियों में होता है ना, वो तो उसके पूरे विपरीत ही होता है। उन दिनों राघव को अकेलेपन का मलाल नहीं था और ना ही इतना दुख था। अगर किसी चीज की परेशानी थी तो वह था कि उसे अच्छा नहीं लगता था। वह गुमसुम रहता था, उदास दिखता था, अनजानों की तरह भटकता रहता था। जिंदगी के ऐसे बिखरे हालातों में अनुराधा से मुलाकात हुई थी। वह भी उसी की तरह टूटी हुई थी। अनुराधा नाम आते ही उसके जहन में मीठी सी सीटी बजने लगती है, जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब हो और उसे देखते ही दिल खुश हो जाए। जैसे वो कोई मलहम हो जो गहरे से गहरे जख्म भी दवा दवा बन जाए। पता नहीं राघव ने अनुराधा में ऐसा भी क्या देखा था जो किसी मिस्री की तरह वह उसके जहन में घुलने लगी थी। एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जिसे दूसरों की नज़र से समझा नहीं जा सकता था। लोग तो वही कहते हैं जो सामने देखते हैं और जो वो देख पाते हैं, जबकि राघव और अनुराधा एक दोस्त के सिवाय और उन दोनों में कोई दूसरा रिश्ता नहीं था। सिर्फ दोनों बीच में बातें ही होती थी, ढेरों बातें, दुनिया भर की बातें, किस्से कहानियों की बातें। जैसे अनुराधा को कोई सुनने वाला मिल गया हो और राघव को कोई बोलने वाला। दोनों ही अपने अपने हिस्से में अधूरे थे। दोनों ने एक दूसरे का साथ पाकर अपने अपने गमों को भूलकर जीने लगे थे, थोड़ा मुस्कुराने लगे थे। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ से राघव की नींद टूटती है तो वह चौंक पड़ता है और गौर किया तो दादी अम्मा पुकार रही थी। राघव बिस्तर पर पड़े पड़े ही दादी अम्मा को जाने को कह देता है। अम्मा आ रहा हूँ तो दरवाजे का खटखटाना बंद हो जाता है। राघव की 9 बजे की ट्रेन है। उसे ध्यान आता है और वह जल्दी से उठने लगता है। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे देर रात तक सोचता विचारता रहा हो, जिस कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मोबाइल पे नज़र घुमाई तो देखा कपिल का मैसेज आया हुआ है, तो वह तुरंत मैसेज को देखने लगा। लेकिन जो मैसेज पे लिखा था उससे राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ऐसा भी अनुराधा के साथ क्या हुआ है जो कपिल ने मैसेज करके लिखा है कि राघव जल्दी से दिल्ली आ जाओ, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्लीज कारण मत पूछ कि अनुराधा के साथ क्या हुआ है, बस तू आ जा और खुद ही देख ले। राघव मैसेज को पढ़ते ही उसका सिर चकराने लगता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि कोई उसे अनुराधा के बारे में क्यों नहीं बता रहा है। आखिर क्या हुआ है उसे, क्या कर लिया है उसने, कुछ भी तो खबर नहीं है उसे। उसकी आंख में धूल क्यों झोंका जा रहा है, कोई सच्चाई क्यों नहीं बता रहा। राघव मन ही मन अपने आप से सवाल करता है।
ट्रेन अपनी गति से हवाओं का सीना चीरते हुए दौड़ रही है। आसमान का रंग कितना साफ है, सफेद बादल कैसे बिखरे हुए उड़ रहे हैं। राघव सोच रहा है कि उसका जीवन भी तो ऐसे ही है। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब कुछ ना कुछ पीछे छूटने ही लगता है। जहाँ वह खुद की शादी के सिलसिले में दिल्ली से अपने गांव आया था, तो अब वहीं से उसे फिर दिल्ली जाना पड़ रहा है, और वो भी इसीलिए क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनुराधा किसी मुसीबत में है और इस वक्त राघव को उसकी सख्त ज़रूरत है। राघव के हाथों में होता तो वह उड़कर जल्द से जल्द दिल्ली पहुंच जाता, लेकिन इस वक्त वह इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। अपने देश की रेलगाड़ियों का समय भी कहाँ निर्धारित होता है। ज़्यादातर ट्रेनें लेट ही चलती हैं। उसे जब से पता चला है कि अनुराधा के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बात हुई है, तब से उसे कुछ भी भा नहीं रहा है और ना ही कहीं मन लग रहा है। वह चाहकर भी अनुराधा की यादों को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह ऐसी दशा में करे भी तो क्या। जवाब ही तो नहीं है उसके पास। आखिर क्यों इतना परेशान हो रहा है वो? क्या रिश्ता है उसका अनुराधा के साथ? एक दोस्त ही तो है। ऐसी भी कौन सी कड़ी जुड़ी हुई है उसकी अनु से, जो एक के टूट जाने से पूरी की पूरी कड़ियाँ ही बिखर जाएगी। उसे आज तक जवाब ही नहीं मिल पाया है। एक अनुराधा ही क्यों उसके दिलो दिमाग में छाई हुई है, जबकि दोस्त तो और भी उसके बहुत है, लेकिन एक वही उसके इतने करीब क्यों है? कोई कहानी तो जरूर है दोनों के बीच में, जिसे अब तक दोनों स्वीकारने से कतराते आ रही है, या जिसे कोई और नाम देने से घबरा रही है। राघव कभी ट्रेन के बाहर देखता है तो कभी मुंह लटकाकर नीचे कर लेता है, जैसे उसके सलामती के बारे में सोचने लगता हो। घर से निकलते वक्त उसने दादी के आंसुओं का सामना तो कर लिया था, अपने दिल को कठोर बना लिया था, लेकिन जब अनुराधा से सामना होगा तो क्या दृश्य होगा? कौन सा मंजर आंखों के सामने होगा? वह किस हाल में होगी और उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बार उसके बाप ने उस पे हाथ उठाया होगा ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राघव मन ही मन सोच रहा है, तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। कोई अक्टूबर का महीना रहा होगा। वह कंपनी जाने के लिए घर से निकला ही था कि अनुराधा आंसू बहाए हुए, बाल बिखराए हुए, किसी पगली की तरह उसके घर के सामने खड़ी थी। राघव को तो पहले हैरानी हुई, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है, और वह एक पल के लिए घबरा भी गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि अनुराधा घर से झगड़ा करके आई है, और वो भी इसीलिए कि उसके पापा ने उसे पिकनिक पे जाने के लिए मना कर दिया था, तब राघव ने अपनी हंसी को दबाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह रोक नहीं सका और ठाके मारकर हंसने लगा। तुम पेट भर हंस लो, मैं जा रही हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है, अनुराधा ने किसी बच्चे की तरह बुदबुदाते हुए कहा, और चलने के लिए उठ खड़ी हुई तो राघव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बैठाया। सॉरी अनुराधा, मैं तो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसता हूँ, ओके, राघव ने बहलाते हुए उससे कहा। तो अनुराधा तभी भी मुंह बनाए हुए थी, जैसे वह बहुत गुस्से में हो। तुम पक्का नहीं हंसोगे ना? अनुराधा ने आगे दुविधा भरी नजर से उससे कहा। नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। तो राघव ने अपनी हंसी को दबाते हुए उससे कहा, जबकि वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अनुराधा ने इतनी छोटी सी बात के लिए अपना हाल किसी पागलों की तरह बनाकर रखा हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि पापा का सर फोड़ दूं। भाई के मटर गश्ती करने के लिए उनके पास पैसे होते हैं,
लेकिन मेरे लिए कभी नहीं होते हैं, जैसे मैं कोई अनाथ हूँ, उनकी बेटी ही ना हूँ। अनुराधा ने गुस्से से टेबल पर खरोचते हुए कहा, तो राघव उसे ध्यान से सुन रहा था। तुम लड़की हो ना, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें पैसे नहीं देते। राघव ने अनुराधा के गुस्से में घी डालते हुए कहा, ताकि वह और भड़क उठे। तो ये बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं। अनुराधा चकित होते हुए बोली। हाँ, राघव ने उससे सहमति जताई। मुझे पता है, इस दुनिया में लड़की पैदा होना ही गुनाह है। कितना भेदभाव होता है ना हम लड़कियों के साथ। तो अनुराधा ने गंभीर होते हुए कहा, तो राघव उसे ताकता रहा। वह ऐसे सोच रही थी जैसे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता हो। तुम बेकार की फिक्र मत करो, पिकनिक ही जाना है ना, मैं पैसे देता हूँ। राघव ने आगे उससे सहजता से कहा। तो अनुराधा की आंखें खुशी से चमक उठी। सच्ची? अनुराधा ने आशा भरी नजर से उससे पूछा। मुच्ची? तो राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनुराधा चहकते हुए खुशी से खड़ी हो गई और उत्साहित होते हुए ताली बजाने लगी। रेस्टोरेंट में बैठे लोग अनुराधा को आश्चर्य से देखने लगे थे। फिर राघव ने जल्दी से अनुराधा का हाथ पकड़ते हुए उसे बैठाया। वह अभी भी पिकनिक जाने के ख्यालों में खोई हुई थी। राघव एकटक अनुराधा को देखता रहा। उसकी झिलमिलाती बचकानी आंखें, उसके बेपरवाही से लटकते बाल, उसके चेहरे के हाव भाव। वह ढेरों बातें करती, बात बेबाक पे हंसती, कभी गुस्सा होती तो कभी नाक सिकोड़ती। कितना कुछ था अनुराधा में, जिसकी एक झलक पाने के लिए वह बेचैन रहता था। अनुराधा की ऐसी कितनी ही ख्वाहिशों को राघव पूरा कर चुका था। उसकी छोटी से छोटी जरूरत को भी पूरा करना जैसे राघव का मकसद बन गया था। कभी उसके कॉलेज की फीस भर देता, तो कभी उसकी मनपसंद हीरो की पिक्चर दिखा देता। राघव ट्रेन में बैठा हुआ सोचते सोचते मुस्कुरा देता है। खिड़की से आती ठंडी हवा राघव के मन को गुदगुदा रही थी, जैसे वह अनुराधा के बारे में सोचकर खुश हो रहा हो। सामने वाली सीट पे बैठा कोई 45 वर्ष का व्यक्ति हैरानी से राघव को ताके जा रहा है। जब उस अनजान व्यक्ति से रहा नहीं गया, तब उसने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तो राघव उसे आश्चर्य से देखता है, जो मोटा चश्मा पहले और भारी शरीर लिए सफेद रंग की पोशाक में था। ठीक है, राघव ने आश्चर्य से जवाब देते हुए उनसे कहा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, जो कि उसके चेहरे पे नाम मात्र की थी। काफी चिंतित दिखते हो, इसीलिए पूछ लिया। तो अनजान व्यक्ति ने आगे उससे कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राघव उन्हें जवाब देते हुए कहता है और खुद को ठीक करने लगता है, ताकि उस व्यक्ति को दोबारा उस पर कोई संदेह ना हो। कोई बात नहीं, समस्या तो इंसान के मरने के बाद ही खत्म होती है। मुझे लगा तुम बहुत परेशान हो, जब से ट्रेन में बैठे हो तो उदास से दिख रहे हो, जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई हो। अनजान व्यक्ति आगे बात बढ़ाते हुए उससे कहता है। तो राघव उनकी तरफ सामान्य भाव से देखता रहा, जैसे वह अपने गमों को छुपाना चाहता हो। राघव आगे चुप ही रहा और जवाब में सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और कहता भी क्या कि वह किस लिए परेशान है, किस चीज के पीछे भाग रहा है, जो कि उसे स्वयं नहीं पता है।
देखो हम दोबारा कभी मिलने वाले नहीं है, सफ़र काफ़ी लंबा है। इस तरह दुखी बैठे रहने से तो अच्छा है कि अपनी सुना डालो। बेटा कम से कम मन तो हल्का हो ही जाएगा। तो अनजान व्यक्ति ने आगे अपनी बात रखते हुए उससे कहते हैं। राघव के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वह फिर कुछ सोचने लगता है, जैसे अनुराधा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने हो और उसके बदनसीबी की परछाई भी साथ हो। अनजान व्यक्ति को उम्मीद थी कि शायद राघव कुछ तो बोलेगा, पर राघव ने चुप्पी साध ली और सिर नीचे करके अफसोस सा करता बैठा रहा। अनजान व्यक्ति को अपना अपमान सा महसूस हुआ, क्योंकि इतने बार पूछने पर भी राघव ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। शायद इसीलिए फिर वह अपने आप में व्यस्त हो गए और अपने मोबाइल पे नज़र टिका लिए। फिर राघव भी अपनी सीट पर बेमन सा लेट गया। अनजान व्यक्ति और राघव की सीट आमने सामने ही है। ट्रेन की बत्तियां बुझ चुकी है, यात्रियों की चहल पहल भी बंद हो गई है, जैसे सभी अपने अपने विचारों में खोकर सो गए होंगे। राघव कुछ ऐसा सोचता हुआ लेटा है, लेकिन खुद अभी तक जाग रहा है। वह घंटों कोशिश करके थक चुका है कि उसे भी नींद आ जाए, कुछ पल के लिए ही सही। कुछ वक्त तो वह अपने आप को भूलकर सुकून से सो ले, लेकिन उसे इतनी आसानी से नींद कहाँ आने वाली थी, और अब तो उसे आदत सी हो चुकी है। अगर कोई साथी होता तो शायद उससे बातें बातें करके नींद आ भी जाती। कितना कुछ उसके मन में भरा पड़ा हुआ है, कितना कुछ उसे कहना है, मगर कहे भी तो किससे? कौन उसे सुनेगा और कौन समझेगा? राघव मन ही मन सोच रहा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही है, जब उसकी नज़र उस अनजान व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि वो भी सो नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें भी कोई चीज़ परेशान कर रही हो, ठीक उसी की तरह जैसे वह नहीं सो पा रहा है। तो राघव के मन में विचार आता है कि चलो इनसे ही वो बातें कर ली जाए जो आज तक वह किसी से नहीं कर पाया है, अनुराधा से भी नहीं। राघव उस अनजान व्यक्ति की तरफ देख ही रहा था कि उस अजनबी यात्री की भी नज़र राघव पे पड़ती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से भिड़ती है, तो दोनों की आश्चर्य से मुस्कान छूट जाती है, जैसे वे बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ गए हो। समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं और क्या कहूं आपसे। राघव थोड़ा हिचकिचाते हुए अजनबी यात्री से कहता है, जो कि ठीक उसके सामने वाली सीट पे लेटे हुए हैं और वे राघव को ध्यानपूर्वक देखे जा रहे हैं। तो ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो अनजान व्यक्ति राघव की दुविधा को समझते हुए उससे पूछते हैं, तो वह गुमसुम सा लेटा हुआ है, जैसे कुछ याद कर रहा हो। अपनी तकलीफ ही बताओ जो तुम्हें अब तक जगाए हुए है। आखिर क्या सोच रहे हो? अनजान व्यक्ति उसके मन को टटोलते हुए आगे पूछते हैं। तो वह उस व्यक्ति की तरफ उदास भाव से देखने लगता है। क्यों सुनना चाहते हैं आप मेरी तकलीफ को? मैं तो हूं ही किस्मत का मारा। राघव आगे उनसे उदासपन से कहता है, जैसे उसे अपनी आप बीती बताने में कोई दिलचस्पी ना हो। अनजान व्यक्ति कुछ सोचकर मुस्कुरा देते हैं। जिसको दुख होता है वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। अनजान व्यक्ति बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए उससे कहते हैं, तो फिर उसकी बोलती ही बंद हो जाती है और वह हैरानी से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है, जैसे उसे आभास हो चला हो कि अब उस व्यक्ति से कुछ छुपाना सही नहीं होगा। वह व्यक्ति राघव की खामोशी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप मेरी समस्या क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। राघव आगे अनजान व्यक्ति से
पूछते हुए कहता है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं अक्सर यात्रा करता रहता हूँ और अजनबी लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। उनके निजी जीवन को देखना और सुनना मुझे बहुत उत्साहित करता है। इसीलिए तुमसे भी बात करने का मन हुआ तो पूछ लिया। अनजान व्यक्ति अपनी बात रखते हुए राघव को बताते हैं जैसे उन्हें दुनियादारी का काफ़ी ज्ञान हो। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और आवाज़ में भारीपन था। फिर तो आपने बहुत से अनजान लोगों के साथ बातें किए होंगे। राघव थोड़ा उत्साहित होते हुए उनसे पूछता है तो वो फिर मुस्कुरा देते हैं, जी जरूर, और अब तो आदत सी हो गई है, मुझसे चुपचाप रहा ही नहीं जाता है। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात ईमानदारी से कहते हैं तो इस बार राघव भी मुस्कुरा देता है, जैसे उसे उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चल गया हो। तो ये बात है, इसीलिए आप मुझसे बात करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। राघव आगे तर्क मारते हुए उनसे कहता है, जब सफ़र पर निकलते हैं तो कुछ कहानियाँ तो सुननी ही चाहिए, नहीं तो रास्ते लंबे होने लगते हैं और हम उबाऊ होने लगते हैं। तो अनजान व्यक्ति ने साधारण भाव से राघव के तर्क को परास्त करते हुए कहते हैं। तो राघव उन्हें कुछ देर ताकता रहा। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि इस व्यक्ति का मुंह बंद करवाना इतना आसान भी नहीं है। अनजान व्यक्ति राघव के चेहरे के भाव को समझ रहे थे कि वह क्या सोच रहा है। सर, मेरी समस्या कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन मुझे किसी कांटे की तरह चुभती रहती है। कुछ समझ में नहीं आता कि कब मुझे कोई मेरा अपना मिलेगा। राघव सोचते हुए अपनी बात अनजान व्यक्ति से कहता है तो अनजान व्यक्ति की नज़र राघव पे टिकी हुई है। मुझसे अब अकेला और नहीं चला जाता है। मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी साथी की, किसी अपने की। तो राघव अपनी बात जारी रखते हुए कहता है तो अनजान व्यक्ति चुपचाप सुनता रहता है, जैसे उसकी बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे हो। कहीं कोई बात फिक्स नहीं हो रही है। शादी के लिए हर बार दिल्ली से गांव आता हूँ और हर बार मुझे नकार दिया जाता है, जैसे मेरा अनाथ होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। राघव आगे अपनी बात अनजान व्यक्ति से कहता है। उसे भारीपन महसूस होता है, जैसे उसके अंदर बहुत क्रोध भरा पड़ा हुआ है जो बाहर निकालना चाहता हो। आप ही बताइए, जो इंसान बचपन में ही अनाथ हो जाए, उसका इस दुनिया में कोई अपना ना रहे, तो वह भला क्या करेगा? क्या सारी उम्र उसे अकेला ही रहना होगा? क्या उसके हिस्से में ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है? राघव आगे उस व्यक्ति से पूछते हुए कहता है, उसे गुस्सा आ रहा है, जैसे उसे कितनी शिकायतें हो। अनजान व्यक्ति उसे ध्यानपूर्वक देखे जा रहे हैं, जैसे उनके पास राघव के दर्द का कोई तोड़ हो। मैं थक चुका हूँ लोगों को जवाब देते देते। अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता है। एक तो मेरी शादी नहीं हो रही है और दूसरी वो अनुराधा ने पता नहीं क्या कर लिया है, किस हाल में होगी वो। राघव आगे परेशान होते हुए अनजान व्यक्ति से कहता है और फिर एकदम से चुप हो गया, जैसे अनुराधा का नाम लेकर उसने कोई गलती कर दी हो। ये अनुराधा कौन है? अनजान व्यक्ति उससे पूछते हैं। वो एक दोस्त है। तो राघव ने बेमन से बताता है, दिल्ली में। तो अनजान व्यक्ति आगे उससे पूछते हैं। राघव ने धीरे से कहा तो अनजान व्यक्ति होले से मुस्कुरा देता है, हम सिर्फ दोस्त हैं, कुछ और मत सोचिएगा। राघव आगे अनजान व्यक्ति से कहता है ताकि वे कुछ गलत ना सोचे। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था।
तो अनजान व्यक्ति अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, जबकि वह मन ही मन सोच रहे हैं कि बेटा, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम मुझसे प्यार तो जरूर करते हो। ये दोस्ती नहीं बल्कि दिल लगी है बच्चों। मैं 30 साल का हो चला हूँ और अभी तक अकेला ही हूँ। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी के भी साथ बुरा नहीं किया, फिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। राघव आगे निराश होते हुए कहता है। अनजान व्यक्ति उसे ताकते रहते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखी हो और जो तुम्हारे आसपास ही हो। अनजान व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से चाल चलते हुए उससे कहते हैं, तो वह सोच में पड़ जाता है। तो फिर अब तक मिली क्यों नहीं? कहाँ है वो? और होगी भी तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? राघव आगे अनजान व्यक्ति से सवालिया भाव से पूछता है। तो अनजान व्यक्ति भी थोड़ा चकरा से जाती है। तुम जरूर पहचान पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। अनजान व्यक्ति आगे उससे हड़बड़ाते हुए कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो राघव आश्चर्य से पूछता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। तो अनजान व्यक्ति सहजता से उससे कहते हैं। राघव ध्यान से उन्हें देखने लगता है। कोई भी क्षेत्र पकड़ लो, बिना हाथ पैर चलाए कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब तुम अपने आप को ही ले लो। दिल्ली में तुम्हें पैर जमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अनजान व्यक्ति आगे समझाते हुए कहते हैं। तो राघव उन्हें ध्यान से सुन रहा है। ठीक उसी तरह अपनी जीवन संगनी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर वाला हमें इशारा देता है और हमें उसी इशारे को समझकर आगे बढ़ना होता है। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात जारी रखते हुए उससे कहते हैं, लेकिन इस इशारे को हम जानेंगे कैसे? राघव तो उत्साहित होते हुए पूछता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम्हें इशारा मिल गया है, बस तुम्हें समझने की देरी है। अनजान व्यक्ति आगे उसे बताते हैं। आप साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना है? राघव उत्सुकता बस उनसे पूछता है। पहले तुम ये बताओ कि दिल्ली तुम अभी किसके लिए जा रहे हो? अनजान व्यक्ति चाल चलते हुए उससे पूछते हैं, ताकि उसी के मुंह से सच निकलवा ले, जिससे राघव बेखबर है। अनुराधा मेरी दोस्त है, अभी वह किसी मुसीबत में है और मुझे किसी भी कीमत में उसके पास जाना है। तो राघव जवाब देते हुए उनसे कहता है, अगर अनुराधा की जगह दूसरा कोई दोस्त होता तो क्या तुम तब भी चल पड़ते? अनजान व्यक्ति आगे उससे पूछते हैं, जबकि वह मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। राघव सोच में पड़ जाता है कि वह क्या जवाब दे। क्यों, क्या हुआ? जवाब नहीं है। अनजान व्यक्ति आगे मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं। तो राघव अभी भी सोच रहा है। शायद वह जानता है कि सच्चाई क्या है। चलो ये छोड़ो। अनुराधा जो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे कितने समय तक बात कर सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे या इससे भी ज़्यादा? अनजान व्यक्ति आगे कहते हुए उससे पूछते हैं। तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, या वह खुद को बताने से कतरा रहा है। अनजान व्यक्ति राघव के चेहरे के भाव को पढ़ रहे हैं। बेटा, इशारा तुम्हें मिल चुका है, अब तुम्हें फैसला करना है कि क्या करना है आगे। जितना देर करोगे उतनी ही तकलीफ में रहोगे। अनजान व्यक्ति आगे उससे कहते हैं।
तो राघव उनकी तरफ दुविधा भाव से देखने लगता है, जैसे वह अनजान व्यक्ति की बातों से सहमत हो। वो इशारा अनुराधा ही है, जिसे ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भेजा है, और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जो कि अभी तुम कर भी रहे हो। अनजान व्यक्ति आगे राघव के सामने पूरी सच्चाई रखते हुए कहते हैं, तो वह उन्हें आश्चर्य से देखता रहता है, जैसे उसे अपनी दोस्ती, अपने आप पे शक हो या वह जानकर भी अनजान बन रहा हो। उसकी आंखों के सामने अनुराधा का चेहरा दिखाई देने लगता है और अनजान व्यक्ति अपनी आंख मूंद लेते हैं। नहीं, मैं अनु से कैसे प्यार कर सकता हूँ? वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है। राघव आगे बुदबुदाते हुए अनजान व्यक्ति से कहता है, जैसे वह सच्चाई को स्वीकार ना करना चाहता हो। तो फिर इसके लिए इतना परेशान क्यों हो? क्यों उसके लिए दिल्ली जा रहे हो? कुछ दिन बाद भी चले जाते तो अनजान व्यक्ति उससे पूछते हुए कहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, उसने मेरे आंसू तक पहुँचे हैं, और आज उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ खड़ा भी ना रहूं। राघव आगे अपनी बात पे जोर देते हुए कहता है, ताकि उन्हें उसकी बातों पे विश्वास हो जाए। तो वे उसे आश्चर्य से सुनते रहते हैं, जैसे उन्हें उसकी बातों पे यकीन हो। अगर वह ना होती तो शायद मेरे लिए दिल्ली जैसे शहर में टिक पाना इतना आसान नहीं होता। जब भी मुझे अपनी किस्मत पे अफसोस होता था या मैं दुखी होता, तब तब वह मेरे साथ होती थी, मुझे हंसा रही होती थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही होती थी। राघव आगे अपनी बात रखते हुए कहता है, और फिर वह चुप सा हो जाता है, जैसे वह कुछ सोचने लगा हो। फिर अनजान व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। वह भी कुछ समय तक चुप से ही रहे, जैसे राघव की बातों का कोई तोड़ ढूंढ रहे हो कि बंदा लड़की से प्यार भी करता है और इनकार भी कर रहा है। शायद उसे डर होगा कि कहीं उसका दोस्त उससे दूर ना हो जाए, इसीलिए अपने प्यार को दिल में छुपा कर रखना चाहता है। रात का सन्नाटा पसरा हुआ है, ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी है, शायद कोई स्टेशन आने वाला होगा। तो अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बताइए चुप क्यों हो गए? राघव कुछ देर बाद आगे अनजान व्यक्ति से पूछते हुए कहता है, जैसे उसे लग रहा हो कि वह सही है और अनजान व्यक्ति का सोचना गलत है। कहने को तो बहुत कुछ है बेटा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो समझने की बारी है। सच्चाई तुम्हारे सामने है, सब कुछ साफ है। बस तुम अपनी जिद से थोड़ा उतर कर देखो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम क्या बोल रहे हो और वाकई में क्या चाहते हो। अनजान व्यक्ति तंज कसते हुए उससे आगे कहते हैं, जैसे वह किसी और दुनिया में हो और कुछ सोच रहे हो। राघव उन्हें हैरत से ताकता रहता है। आपको अभी भी लगता है कि हम दोस्त नहीं हैं? राघव आश्चर्य भाव से अनजान व्यक्ति से पूछता है और जवाब की प्रतीक्षा करने लगता है। अगर दोस्त हम सफर बन जाए तो उसमें बुराई ही क्या है? तो अनजान व्यक्ति थोड़ा अपनी बात पे जोर देते हुए उससे कहते हैं, राघव के होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अनुराधा जो उसकी दोस्त है, बल्कि उसके आगे का भी रिश्ता बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति आपको समझता हो, आपका ख्याल रखता हो, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो फिर हर्ज ही क्या है कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, एक दूसरा नाम देने में, जिसे जीवन साथी कहा जाता है। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं,
और अब उन्हें नींद भी सता रही है। वह थके हुए से लगने लगे हैं, जैसे अब उनमें और बातें करने की शक्ति ना बची हो। राघव किसी सोच में पड़ जाता है। वह जरूर अपने और अनुराधा के बारे में सोच रहा हो। अनजान व्यक्ति को नींद आ रही है, उनकी आंखें मूंद रही है, लेकिन किसी की नींद टूट चुकी है और उसे अब वो सोचना पड़ रहा है जिसे वह कभी सोचना नहीं चाहता था। देर रात हो चुकी है। ट्रेन के यात्री गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन राघव अभी भी जग रहा है और सोने की कोशिश भी कर रहा है। शायद वह समझ चुका है कि अनजान व्यक्ति उससे क्या कहना चाह रहे थे। सुबह हो चली है। चाय, पानी और समोसे वाले कर्मचारी दौड़ दौड़ कर अपनी अपनी चीजें बेच रहे हैं। ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी है। यात्रियों की चहल पहल उमड़ चुकी है। कोई टॉयलेट जा रहा है तो कोई चाय पी रहा है और कुछ यात्री अभी भी सोए हुए हैं। राघव भी चादर ताने सो रहा है, लेकिन उसके कानों में लोगों का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन हॉर्न बजाते हुए चल देती है। तभी राघव के कानों में किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने थोड़ा गौर से सुना तो उसे वह आवाज़ अनुराधा जैसी लगती है। जैसे अनुराधा उसे पुकार रही हो। तो वह तुरंत बड़बड़ाते हुए उठ बैठता है। दाएं बाएं देखता है तो उसे अनुराधा दिखाई नहीं देती है। फिर वह हैरान सा खिड़की के बाहर देखता है तो ट्रेन चल रही है और अनुराधा ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। वह राघव राघव पुकार रही है। राघव हड़बड़ाते हुए गेट की तरफ भागता है। वह अनुराधा की तरफ हाथ बढ़ाता है और अनुराधा को और तेज से दौड़ने को कहता है। अनुराधा और जोर लगाकर दौड़ती है। तभी अनुराधा दौड़ते दौड़ते हुए अचानक से गिर जाती है। राघव जोरों से चिल्ला पड़ता है, अनु। राघव पसीने से लथपथ है। वह सोते हुए उठ बैठा और उसके सर पे मिडिल वाली सीट लग जाती है। फिर वह तुरंत हाँफते हुए वापस लेट जाता है, जैसे मीलों दूर से दौड़कर आया हो। इसे इस बात की तसल्ली हुई कि वह सपना देख रहा था। अनुराधा जहाँ कहीं भी होगी, ठीक ही होगी। फिर उसने एक नज़र अनजान व्यक्ति की सीट की तरफ घुमाया तो उनकी सीट खाली है। वह समझ जाता है कि वे जा चुके हैं। फिर वह मन ही मन मुस्कुरा देता है कि कभी कभी कैसे लोग मिल जाते हैं और जानी अनजानी क्या सिखा जाती है। दिल्ली शहर आने ही वाला है। राघव तुरंत सीट से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है और फिर बैग वगैरह चेक करने लगता है। उसे फिर अनुराधा का ध्यान आता है तो उसका दिल जोर से धड़क जाता है, जैसे उसे अनुराधा की फिक्र होने लगती है। अब क्या, आगे क्या करना है? कहीं वो जो अनजान व्यक्ति कह रहा था वो सच तो नहीं है? नहीं, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। पहले मुझे अनु से मिलना होगा, उसे देखना होगा कि वह ठीक है कि नहीं और मुझे अर्जेंट में दिल्ली क्यों बुलाया है। राघव मन ही मन सोच रहा है। कुछ देर बाद राघव अपनी बस्ती की गली में होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। वह सोच रहा है कि अनु से सामना कैसे करूं। वह किस हाल में होगी, पता नहीं उसे किस रूप में देखने को मिलेगा। वह आगे की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। इसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ रही है। क्यों भाई, गांव से आ गए? राघव के एक पहचान के व्यक्ति ने उससे पूछते हैं, जो कि जल्दबाजी में कहीं जा रहा है। जी चाचा, अभी ही आया हूँ। तो राघव मुस्कुराते हुए उनसे कहता है तो वह व्यक्ति उसे हाथ दिखाते हुए आगे निकल जाता है। राघव उस गली के सामने खड़ा है जहाँ से एक रास्ता अनुराधा के घर की तरफ जाता है और दूसरा उसके खुद के घर की तरफ। वह सोच रहा है कि पहले अनु से मिले या अपने घर पे जाए। कुछ देर तक वह अनुराधा की गली को खड़ा देखता रहा,
फिर अचानक से अपनी गली की तरफ बढ़ चलता है। बच्चों का झुंड दौड़ते हुए राघव के पास आते हैं और सारे बच्चे राघव भैया करके पुकारने लगते हैं। कुछ बच्चों ने तो राघव के हाथ में से बैग वगैरह लेकर आगे आगे चलने लगते हैं। फिर राघव जेब से कुछ पैसे निकालता है और बच्चों को दे देता है। राघव अब अपने रूम के अंदर होता है। घर पूरी तरह से धूल मिट्टी और दुर्गंध से भरा पड़ा हुआ है। गांव से वापस आने के बाद एक यही चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है और थके होने के बावजूद भी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अभी उसे अनु से मिलना है। उसके दिमाग में अनु का ख्याल चल रहा है। फिर वह अनुराधा को फोन मिलाने लगता है, जो कि अभी भी बंद आ रहा है। फिर उसने एक दोस्त को फोन लगाया। मैं राघव बोल रहा हूँ, तुझे अनु के बारे में कुछ पता है क्या? राघव फोन पे एक मित्र से पूछता है। तो मित्र ट्रेन में बैठा कहीं जा रहा है। तू दिल्ली आ गया क्या? तो मित्र जवाब देने की बजाय उसी से पूछता है, हाँ आज ही आया हूँ। तो मुझे अनु के बारे में बता, क्या हुआ है उसे? उसकी सांसें भारी हो रही है और मन घबरा रहा है। तो एक काम कर, हॉस्पिटल चला जा, तुझे सब पता चल जाएगा। तो दोस्त फोन के दूसरी तरफ से कहता है, जो राघव की धड़कन को और बढ़ा देता है। ट्रेन के शोर से आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। हॉस्पिटल पे क्यों? अनु को कुछ हुआ है क्या? तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? तो राघव आगे घबराते हुए दोस्त से पूछता है। उसका हाथ कँपाने लगता है। दोस्त की तरफ से काफी शोर शराबा हो रहा है और तभी फोन कट हो जाता है। राघव हेलो हेलो करता रह जाता है। अब उसके सब्र और सहनशीलता का बांध टूट चुका है। अब उसमें कुछ और सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वह तुरंत घर से निकलता है, हड़बड़ी में ताला बंद करता है और उसी हालत में हॉस्पिटल के लिए चल पड़ता है। जिस रूप रंग में वह हजारों किलोमीटर सफर करके आया था, उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, शरीर से बदबू भी आ रही थी, चेहरे पे थकान और मायूसी छाई हुई थी। कुछ देर वह किसी तरह अस्पताल पहुंचता है तो सामने अनु के भाई से मुलाकात होती है। अनु कैसी है? उसे क्या हुआ है? राघव घबराते हुए उससे पूछता है। तो भाई उसे हैरानी से देखता रह जाता है। उसकी आंखों में अनुराधा के लिए तड़प साफ दिखाई दे रही थी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वह ठीक तो है ना? राघव आगे घबराते डरते हुए उससे पूछता है। तो भाई राघव को एकटक देखे जा रहा है। राघव का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। फिर अनुराधा का भाई राघव का हाथ पकड़कर उसे वार्ड की तरफ ले जाता है। वह उसके पीछे पीछे जाता है। भाई वार्ड के दरवाजे के पास रुक जाता है तो राघव उसे आश्चर्य से देखने लगता है। उसका मन बहुत घबरा रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इशारे से राघव को अंदर जाने को कहता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर भाई पीछे हो लेता है तो राघव घबराया हुआ वार्ड के अंदर जाता है। अनुराधा मायूस सी बेड पे लेटी हुई है। उसके हाथ नाक में नली की पाइप लगी हुई है। तो वह अनुराधा की ऐसी दशा देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। अनुराधा की नजर राघव पे पड़ती है तो वह भी चौंक पड़ती है। तुम यहाँ गांव से कब आए? तुम्हें किसने बताया? अनुराधा आश्चर्य से उससे पूछती है। ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? तो राघव दुखी होते हुए उससे पूछता है तो अनुराधा चुप से हो जाती है। वह राघव से नजरें चुराने लगती है। तुम चुप क्यों हो? बताओ क्या हुआ है तुम्हें? किस लिए बुलाया था मुझे? राघव आगे सवालिया भाव से उससे पूछता है तो वह हैरानी से राघव को देखने लगती है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। अनुराधा आश्चर्य से उससे कहती है। तो फिर मैसेज किसने किया था? मैंने मैसेज किया था। अनुराधा का भाई पीछे से बोल पड़ता है। तो राघव और अनुराधा
दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। दीदी, आप कब तक पापा मम्मी से राघव के लिए झगड़ती रहेगी और कब तक गुस्से में कर आत्महत्या करने की कोशिश करती रहोगी? भाई आगे दुखी होते हुए अनुराधा से कहता है तो अनुराधा नजर झुका लेती है। उसे रोना आने लगता है तो राघव अनुराधा को हैरानी से देखने लगता है। दीदी, पहली बात, आप दोनों दोस्त नहीं हो, और अगर हो भी तो कोई समझने वाला नहीं है। अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर स्वीकार करने में गलत ही क्या है? छुप छुप के मिलने की बजाय समाज के सामने अपने रिश्ते को नया नाम क्यों नहीं दे देते? तो अनुराधा चुपचाप है। राघव हैरान सा खड़ा है, जैसे उसे अभी पूरी बात समझ में ही ना आ रही हो। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनु का भाई उसके सामने उसकी तरफ से बात कर रहा है। राघव, अब दोस्ती का ढोंग मत करो। अगर एक दूसरे को चाहते हो तो शादी की तैयारी करो, नहीं तो आज फैसला कर लो कि एक दूसरे के साथ रहना है या फिर चले जाना है। तो भाई आगे गंभीर होते हुए दोनों से कहता है और फिर बिगड़ते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। राघव हैरानी से अनुराधा की तरफ देखता है, जो कि वह रोते हुए उसी को देख रही है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे से आंखों ही आंखों में से सवाल करते रहे। अनुराधा रो रही है। वह जानती है कि राघव इतनी दूर से सिर्फ उसके लिए दिल्ली आया है। उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वह उससे कितना प्यार करता है। हमेशा तो वह साई की तरह उसके साथ खड़ा होता है, बिना किसी मतलब के उसके पास होता है। राघव भी भावुक होने लगता है। आज उसे अपने दिल की बात जुबां पे लानी ही होगी। अगर आज वह नहीं कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाएगा। राघव फिर हिम्मत करके अनुराधा का हाथ पकड़ते हुए उसके पास बैठता है तो अनुराधा उसे गीली आंखों से देखने लगती है। फिर वह अनुराधा को प्यार भरी नजर से देखता है। क्या हम दोस्त से जीवन साथी नहीं बन सकते हैं? राघव बड़ी हिम्मत करते हुए उससे पूछता है तो अनुराधा की आंख से आंसू बह चलते हैं। वह रोते हुए हामी से हिला देती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। राघव भी भावुक होते हुए उसे गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए हैं, एक दूसरे से जो कभी नहीं कह पाए वो आज धड़कनों के शोर से कहने लगे हैं। आज राघव को अपनी जीवन संगनी मिल गई थी।